नमस्कार, मेरा नाम वैभव है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं 3 टॉपिक कवर करना चाह रहा हूं। सबसे पहले अग्रिम सूचना देनी है जो डीएलएफ का आगामी प्रोजेक्ट आ रहा है, जिसको हम लोग जानेंगे डीएलएफ गार्डन सिटी एन्क्लेव के नाम से। साथ ही अग्रिम सूचना देने का इसका मुख्य स्पष्ट संदेश है, ताकि आप समय से विजिट करके अपना एक निर्णय ले सकें। तीसरा, इस प्रोजेक्ट से संबंधित स्वाभाविक सवालों का जवाब देने का प्रयास करूंगा, जिससे कि आपको डिसीजन लेने में एक मदद मिल सके। शुरुआत करते हैं टॉपिक की। डीएलएफ गार्डन सिटी एन्क्लेव सेक्टर 93। ये अपनी तरीके का पहला दीनदयाल जन आवास योजना जो डीएलएफ जैसा दिग्गज ब्रांड लेकर आ रहा है गुड़गांव सिटी के अंदर, ये पहला प्रोजेक्ट है। इसके अंदर कुल जो रकबा है या क्षेत्रफल है वो कुल 15 एकड़ का है, जिसके अंदर कंपनी ने मुख्यतः 180 गज के प्लॉट्स का निर्माण करने की स्वीकृति ली है। इसमें कुल प्लॉट्स की जो स्वीकृति मिली है 367 नंबर्स के प्लॉट्स की स्वीकृति मिली है, जिसे कंपनी ने लगभग 150 के करीब प्लॉट्स अपने ओपन प्लॉट्स पहले ही ओपन मार्केट में बेच दिए हैं। अब इस फेज के अंदर कुल 100 प्लॉट्स के ऊपर कंपनी 400 फ्लोर्स का निर्माण करने का प्रस्ताव लेकर आई है, जिसका रेरा के लिए आवेदन कंपनी ऑलरेडी रेरा सक्षम अधिकारियों के समक्ष कर चुकी है और जो उम्मीद करते हैं 15 से 20 अगस्त 2022 के बीच में ये रेरा आ जाएगा। तो जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और जब तक आपके पास पहुंचेगा तो आपके पास स्पष्ट 10 से 15 दिन का समय रहेगा, ताकि आप समय अनुकूल अपना यहाँ पर विजिट करके और सवालों का जवाब ढूंढकर यहाँ पर निर्णय लेने की स्थिति में पहुंचे। प्रायः हमने ये देखा है कि डीएलएफ के सूचना हम भावी खरीदार के पास तक उचित तरीके से नहीं पहुंचा पाते हैं, या किसी कारण से वो देरी हो जाती है, ताकि वो डिसीजन लेने से वंचित हो जाते हैं। क्योंकि जब तक वो डिसीजन लेने का मन बनाते हैं, या तो बढ़िया चीज़ पहले ही बिक चुकी होती है और या फिर उनको मनपसंद लोकेशन नहीं मिल रही होती है। क्योंकि जब हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो हमें मनपसंद चीज़ ना मिले तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। शुरुआत करते हैं डीएलएफ एन्क्लेव के बारे में दोबारा से। इसके अंदर जो इसकी प्रमुख मुख्य अप्रोच रोड रहेगी 60 मीटर रोड से रहेगी, जो सेक्टर 93, 95 को आपस में डिवाइड करती है। ये पूरी तरीके से बनी हुई रोड है और गो थ्रू है, लगभग 5 किलोमीटर लंबी रोड है। कहीं कोई समस्या नहीं, कहीं कोई गांव नहीं है। वहीं इस प्रोजेक्ट के पिछले हिस्से में 24 मीटर की रोड आती है, जो आप इस मैप के माध्यम से क्लियर स्पष्ट देख रहे हैं। फ्रंट पर आपको 60 मीटर रोड दिखाई दे रही है, पीछे 24 मीटर सेक्टर डिवाइडिंग रोड दिखाई दे रही है। साथ ही अगर आप इस मैप को देखते हैं तो आप पाएंगे कि इसमें सभी प्लॉट्स मुख्यतः 2 साइड ओपन में रखे गए हैं। कुछ प्लॉट्स पार्क फेसिंग आए हुए हैं। जैसा हमने विगत पिछली उसमें दीनदयाल जन आवास योजना के अंदर दूसरी कंपनियों का देखा है, तो वहां पर उन्होंने 130 गज के प्लॉट्स रखे हैं और बैक टू बैक बनाने की कोशिश करी है, जिससे कि वो एक बस्ती बनकर रह गई है। लेकिन डीएलएफ ने अपने नाम के अनुरूप यहाँ पर विशेषकर प्लॉट्स के साइज के ऊपर काम किया है और दूसरा खुला डुल्ला रखने की कोशिश करी है। एक विशेष बात और ध्यान में लाना चाहूँगा, क्योंकि अभी रेरा ने कुछ छूट दी है एफएआर के अंदर, तो ये जितने भी फ्लोर्स हैं नई एफएआर के हिसाब से बनेंगे, तो इसके अंदर फ्लोर कारपेट एरिया दूसरे प्रोजेक्ट्स के मुकाबले काफ़ी अच्छा निकलने वाला है। जैसे ही कंपनी का फ्लोर प्लान शेयर होगा वो भी मैं आपको शेयर करूंगा और ये बात स्पष्ट हो जाएगी आपको। तो 180 गज होते हुए भी इसके अंदर ग्राउंड कवरेज ज़्यादा आने वाली है। ये रेरा के कानून में बदलाव होने की वजह से आई है। बाकी और प्रमुख बिंदु को कवर करते हैं इसके अंदर, क्योंकि हम लोगों ने कवर करा है कि 180 गज के प्लॉट्स के ऊपर मुख्य ध्यान है, तो उसमें घनत्व डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कम हो जाएगी और एक खुला एरिया का एहसास होगा। वहीं कंपनी इसके अंदर बेहद एग्रेसिव पॉलिसी लेके आने वाली है। जैसा प्राप्त सूचना के अनुसार अभी आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है। कंपनी 25-25-50 का पेमेंट प्लान लेकर आने के बारे में विचार कर रही है, जो मुख्यतः इस प्रकार से होगा। पहले 3 से 4 महीने में 25% देना, बाकी 25% जब सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट होना और रिमेनिंग 50% ऑन ऑफर ऑफ पोजीशन उसके आसपास देना। ये कंपनी ने अपना थंब रूल बनाया हुआ है 2021 के प्रोजेक्ट के बाद से। कंपनी जो भी फ्लोर्स लेके आ रही है उसी के हिसाब से बना रही है। साथ ही फ्लोर प्लान भी कहीं ना कहीं जो उन्होंने पिछले गार्डन सिटी या फेज 1, 2, 3 के अंदर लेके आ रहे हैं, मोर और लेस वही फ्लोर प्लान रहने वाला है। उसमें कोई बहुत ज़्यादा बदलाव होने वाला नहीं है, बस केवल अनुपात के हिसाब से उसमें बदलाव किया जाएगा। अब इसके अंदर आता है कि हमारे को और क्या सुविधाएं मिलेंगी इस प्रोजेक्ट के अंदर।
ये एक गेटेड टाउनशिप रहेगी जिसकी चार दीवारी चारों तरफ से कंपनी करके दे रही है। दूसरा, इसके अंदर एक कम्युनिटी हॉल भी कंपनी बना के दे रही है जिसको काफ़ी हद तक एक क्लब का रूप दिया जाएगा और आम दीनदयाल जन आवास योजना से इसको हटाकर कुछ अलग बनाने का प्रयास कंपनी का रहेगा। साथ ही इसके अंदर एक सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी रेवेन्यू रास्ता नहीं है। रेवेन्यू रास्ता यानी कोई भी गांव का रास्ता नहीं है, तो एक कंसील्ड पॉकेट ये रहेगी जो इसको औरों से अलग बनाएगी। कंपनी अपना थंब रूल है कि जो अपने सभी बेडरूम्स के अंदर या ड्राइंग रूम के अंदर एसी देती है, साथ ही लिविंग एरिया के अंदर मार्बल फ्लोरिंग देती है और जितने बेडरूम है उसके अंदर वुडन फ्लोरिंग देती है। वही उम्मीद करते हैं इसके अंदर रहने वाला है। अब सवाल आता है ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल कौन सा यूज़ करेंगे, मेथड कौन सा यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर कंपनी स्पष्ट करती है कि वो ऐश ब्रिक का ही उससे कंस्ट्रक्शन करना चाहेगी। कोई माइवन वगैरह नाम का गिमिक ये यहाँ पर लेकर नहीं आने वाले हैं। इसमें कि ये डिबेट बड़ी हो सकती है, लेकिन छोटा सा आइडिया देता हूँ कि जिनको 2 बेडरूम बनाना है वो आराम से दीवार को निकाल के इसको 2 बेडरूम में कन्वर्ट कर सकते हैं, और नहीं तो एक मध्यम परिवार के लिए 3 बेडरूम की रिक्वायरमेंट होती है, उसे उसी हिसाब से डिज़ाइन करके दिया जाएगा, जो कि माइवन कंस्ट्रक्शन के अंदर संभव नहीं हो पाएगा। ऐसा भी उम्मीद सुनी जा रही है कि ये पहला और शायद ये आखिरी ही प्रोजेक्ट होगा डीएलएफ का, दीनदयाल जन आवास योजना फ्लोर्स के नाम का। शायद दूसरा प्रोजेक्ट अब कंपनी फ्लोर्स के नाम पर तो नहीं लेके आने वाली, ऐसा बाजार के अंदर हवा चल रही है। तो ये तो समय बताएगा, इसको आगे फिर हम लोग इसको रेक्टिफाई करेंगे। अब एफएक्यू का चरण मैं पूरा शुरू करने वाला हूँ, जिसमें पहला सवाल सबसे पहले एक कस्टमर के दिमाग में आता है, मैं तो रेडी टू मूव इन लेना चाहता हूँ, लेकिन क्या ये बन जाएगा प्रोजेक्ट या नहीं बन पाएगा प्रोजेक्ट, कहीं मेरे पैसे फंस तो नहीं जाएंगे जैसे मेरे पिछले प्रोजेक्टों में फंसा हुआ है। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि डीएलएफ की ब्रांड इक्विटी इतनी बड़ी है, आज तक किसी भी कस्टमर ने आज तक ये उंगली नहीं उठाई है कि डीएलएफ के प्रोजेक्ट को लेकर उसको कहीं भी समस्या से दो चार होना पड़ा है। चाहे वो प्रोडक्ट की डिलीवरी के बारे में है, कॉन्सेप्ट के बारे में है, या कस्टमर के सेटिस्फेक्शन लेवल के बारे में है। तो आप ये पाएंगे कि ये किसी प्रकार के नहीं है, ये संदेह एक तरीके से पूरी तरीके से निरर्थक संदेह है, इसका कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि रेरा कानून आने की वजह से मैं एक बात और भी जोड़ना चाहूँगा, अब रेरा इतना सख्त कानून है कि कोई भी बिल्डर अब जब तक उसके पास खुद की कैपेबिलिटी नहीं है वो कोई प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। और बहरहाल हमारा डीएलएफ जैसा ब्रांड है, इसके ऊपर संदेह करना मुझे कोई लगता नहीं कि कोई गुंजाइश है। जो पास्ट में हो गया, लेकिन जो अब भविष्य में चल रहा है, जो वर्तमान में चल रहा है और जो भविष्य में होगा, हमें उसको ध्यान में रखकर ही डिसीजन लेना चाहिए। दूसरा आता है लोकेशन। आम प्रमुखता लोग कहते हैं लोकेशन बहुत दूर है, हमारा साइबर हब से काम है, हमें साइबर हब जाना है, इफ़को चौक जाना है, ये सेक्टर 93 दूर पड़ता है। ठीक है, मैं सहमत हूँ आपकी बात से, काफ़ी हद तक आपका ये सवाल स्वाभाविक है कि आपका ये दूर है। लेकिन क्या आप ये भी मानते हैं कि आप जिस लोकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, उसके सराउंडिंग एरिया में क्या कोई आपको एक उचित घर, उचित आवास मिल रहा है, जो इस डिज़ायर्ड लोकेशन पर मिल रहा है? पहली चीज़। क्या उसके साथ किसी बड़े बिल्डर का नाम जुड़ा हुआ है, रेप्यूटेड बिल्डर का, जो सभी सुविधाओं के साथ दे रहे हैं? तो आप पाएंगे कि अगले 10 से 15 किलोमीटर के रेडियस के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ आपको जवाब नहीं दे रही होगी जहां पर 1.25 करोड़ की रेंज के अंदर आपको एक मन मुताबिक या मुनासिब घर मिल जाए। ऐसा मेरा अपना अनुभव है। बाकी आप भी अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। आपके कमेंट का स्वागत रहेगा ताकि हमारा भी इसमें दिशा, हमारे को भी एक तरीके से आपसे कुछ जानकारी हासिल हो पाए। अब इसी लोकेशन के विस्तार के बारे में और भी ध्यान दिलाना चाहूँगा। ये लोकेशन सेंट्रिक लोकेशन है, क्योंकि बहुत से लोग, हम लोगों ने देखा है, मैंने खुद देखा है कि लोग बागों को खरीदने के पैमाने बिल्कुल अलग होते हैं, जो कि उनकी खरीदारी की रिक्वायरमेंट से बिल्कुल विपरीत होते हैं। खैर बहरहाल उसके लिए अलग से एक टॉपिक बनाऊंगा जिसमें इन चीज़ों को, मुद्दों को कवर करूंगा। वापस लौटते हैं इस पर, एन्क्लेव के प्रोजेक्ट के ऊपर। ये सेंट्रिक लोकेशन मैंने इसलिए कहा है क्योंकि ये सेक्टर 93 एक तरफ से द्वारका एक्सप्रेसवे, दूसरी तरफ पटौदी रोड, तीसरी तरफ केएमपी एक्सप्रेसवे और चौथी तरफ NH8, यानी 4 राजमार्गों के बीच में ये लोकेशन पड़ती है। इसलिए सेंट्रिक लोकेशन कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है और इसमें दम है, तभी डीएलएफ जैसे बिल्डर ने यहाँ पर प्रोजेक्ट लेकर आने का प्लान बनाया। इसके बाद क्या यहाँ पर मेरा अप्रिसिएशन होगा, कहीं ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो इसके अंदर आप इस सवाल की संभावना को तलाश करेंगे IMT मानेसर 1 और 2 और साथ में करेंगे रिलायंस MET। ये 3 चीज़ों के ऊपर अगर आप फोकस करेंगे
तो आप देखेंगे यहाँ पर जितनी भी फैक्ट्रीज लग रही हैं, उनके इंडस्ट्रियलिस्ट या उनके अच्छा वेतन पाने वाले जितने भी लोग बाग हैं, उनके पास ये खरीदने की क्षमता है, क्योंकि आज सेक्टर 93 के आसपास का एरिया पूर्णतः विकसित हो चुका है, जहाँ पर स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल्स, बैंक्स, मार्केट सब ऑलरेडी आ चुके हैं। अगला सवाल आता है, ये तो महंगा है। ये मैं पहले 4 सवाल जो आपको कवर कर रहा हूँ, बिल्कुल वाजिब सवाल हैं, और चौथा सवाल में भी सबसे पहला आता है महंगा है। तो मेरा इसके बारे में आपको एक जवाब है, कुछ मैं इनसे सवाल उठाना चाहूँगा। इस बजट में इस ब्रांड को आप किसी दूसरी लोकेशन पर नहीं ढूंढ पाएंगे। आप चाहे किसी भी लोकेशन का नाम लीजिए, डीएलएफ जैसा ब्रांड इससे सस्ते में आने वाला नहीं है। और थोड़ी देर के लिए डीएलएफ को भी किनारे करते हैं तो कोई एक अच्छा ब्रांड इस रेट में, जिस रेट में 1.25 करोड़ के आसपास लेकर आ रहे हैं, शायद ही कोई प्रोजेक्ट देने की स्थिति में आए। आपका सवाल हो सकता है कि मुझे दूसरा ब्रांड दीनदयाल जन आवास योजना में 90 लाख से 1 करोड़ के अंदर दे रहा है, तो ये 25 लाख या 30 लाख रुपए महंगा क्यों मिल रहा है? उसका जवाब ये है कि वो लोग 130 गज के ऊपर मकान बना के दे रहे हैं, आगे पीछे से उनका हिस्सा दबा हुआ है। वहाँ डीएलएफ कुल 180 गज के फ्लोर्स लेके आ रहा है, साइज बड़ा हो गया, लगभग 50 गज का अगर अंतर आ रहा है तो 50 गज के ऊपर 1.25 लाख रुपए गज के हिसाब से 75 लाख रुपए का स्पष्ट अंतर होता है मार्केट वैल्यू के अंदर। ब्रांड को भी किनारे रखते हैं, और अगर 75 लाख को 4 टुकड़ों में बांटा जाता है तो कहीं ना कहीं ये आपका 17.5 लाख रुपए का स्पष्ट अंतर देता है। अब थोड़ा बहुत जो आपका प्रीमियम देना है वो डीएलएफ के नाम का देना है। ये मेरा स्पष्ट इसमें संदेश है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। साथ ही लेसर डेंसिटी आपको मिल गई है और ब्रांड इक्विटी आपको इस प्रोजेक्ट के साथ मिल रही है। अगर हम इन चीज़ों को कंपैरिजन करेंगे तो कहीं से भी किसी लिहाज से ये प्रोजेक्ट महंगा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, कल को आपको एग्जिट करना है तो ग्लोबल इन्वेस्टर भी डीएलएफ के नाम के ऊपर पैसा लगाने से हिचकता नहीं है। वहीं अगर उसके मुकाबले कोई दूसरा बिल्डर आता है तो उसको बेचने के लिए 10 सवाल उनके भावी कस्टमर के दिमाग में भी स्वाभाविक रूप से आते हैं। तो इसलिए डीएलएफ का माल तेजी से बिकता है, चाहे वो महंगा है या सस्ता है। मेरे हिसाब से आज की मार्केट वैल्यू के हिसाब से अगर 1.25 करोड़ रुपए के आसपास ये लेकर आते हैं तो लाजवाब चीज़ है। और एक और बात, जब जब कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, प्रमुखता हमने देखा किसी भी रेट पर किसी भी काल में वो आता है, हमेशा महंगा दिखाई देता है। जैसा 2008 के अंदर जब हमने रियल एस्टेट कारोबार शुरू करा था, वाटिका का प्रोजेक्ट था जो प्लॉट्स लेके आया था 15,000 रुपये गज सेक्टर 82, 83 के अंदर। तब भी महंगा था, तब भी लोग बाग उसको नकारते थे क्योंकि उनके लिए टोल एक बहुत बड़ी समस्या थी, और 15,000 रुपये गज बहुत महंगा था, शहर से बाहर जंगल में था। आज इन बातों को 10 साल का समय गुजरा है और वाटिका के अंदर 1.25 लाख रुपए गज का रेट हो गया, टोल भी वहीं रह गया, लेकिन चीज़ें इस हिसाब से बढ़ गई हैं कि कम से कम 6 गुना का रेट का अनुपात आ गया। तो समय के अनुसार चीज़ें बढ़ती हैं, ये सिर्फ फैसला आपने करना है, आपने कब एंट्री लेनी है, चीज़ें अपने हिसाब से चलेंगी। तो मेरे हिसाब से कोई महंगा नहीं, प्रॉपर्टी आज लेते हो जरूर थोड़ा चुभ सकती है, लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम अगले 1 साल 2 साल के अंदर आपको ये चीज़ें सस्ती हुई दिखाई देंगी। साथ ही अगला सवाल आता है, इसका टारगेट टाइम क्या है डिलीवरी का? कंपनी अपना रेरा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा समय लेकर चलती है, और डीएलएफ कंपनी अपने कस्टमर से 2 साल का एग्रीमेंट करती है, लेकिन इनका इंटरनल टारगेट 16 से 18 महीने का रहता है कंप्लीशन का। और इस बात के सभी वो लोग गवाह हैं जिन्होंने गार्डन सिटी को नज़दीक से देखा है, जिन्होंने बुकिंग कराई या जो किसी कारण से चूक गए और जो इस बात को यकीन नहीं कर पाए थे कि इतनी जल्दी बन पाएगा, तो वो आकर मौके पर देख सकते हैं। मेरे पिछले वीडियो भी अगर आप देखेंगे, जब जब लॉन्च हुए हैं वो प्रोजेक्ट्स, उस समय मैंने वीडियो बनाए थे, और आज ज़मीनी स्तर पर जाकर आप उस चीज़ को देख सकते हैं कि आज किस लेवल पर प्रोजेक्ट बना है। फेज़ 1 फेज़ 2 डिलीवरी के लिए लगभग तैयार है। अगले 3 से 4 महीने के अंदर लोगों को उसके पोजीशन ऑफर होने शुरू हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है, अगर कि लॉकडाउन, ये पॉल्यूशन लॉकडाउन नहीं लगता है। बहरहाल, अब आपका आता है सबसे प्रमुख सवाल, क्या इसमें अप्रिसिएशन होगा? ये बहुत प्रमुख सवाल है और इसका जवाब भी बहुत समझ के देखना पड़ेगा। इसका इतिहास में, जैसे अभी मैंने गार्डन सिटी का जिक्र किया था, गार्डन सिटी के फ्लोर्स भी जब आए थे 2021 के अंदर, लोगों को संभवतः बहुत महंगा लग रहा था, खरीदार को क्या, हमें भी खुद महंगा लग रहा था, लेकिन अब तो ये रेट एक्सेप्टेबल है।
लेकिन समय के अनुसार जिन्होंने लगाया, तो कंपनी ने फेज़ 1 1 करोड़ 24 लाख से बेचते हुए अपना फेज़ 3 1 करोड़ 65 लाख रुपए तक बेचा। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ 250 से 260 गज के प्लॉट के बारे में बात कर रहा हूँ। जिन्होंने फेज़ 1 में बुकिंग कराई 1 करोड़ 24 लाख की, आज उनको रीसेल वैल्यू उनकी लोकेशन के हिसाब से 10 से 20 लाख रुपए मिल रही है, जबकि उनका निवेशित मूल्य था 25 से 30 लाख रुपए। तो अगर हम आरओआई देखते हैं, क्योंकि वहाँ 20/80 का पेमेंट प्लान था, तो उनके निवेशित मूल्य के ऊपर उनको आज कहीं न कहीं 70 से 90% का एप्रिसिएशन मिल रहा है। और अब जब चीज़ें बनकर आ रही हैं, तो लोगों में होड़ मची हुई है, हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए। ये एक स्वभाव है, मानव स्वभाव है। चीज़ें बनकर पूरा अपनी तरफ से कम्फर्ट ज़ोन होने पर ही लोग बाग लेना पसंद करते हैं। इसी प्रकार से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये भी अपना एक इतिहास दोहराएगा, क्योंकि कारण है, दीनदयाल के अंदर इतना खुला-डुला स्पेस शायद ही कोई प्रोजेक्ट देगा, डीएलएफ दे रहा है। और समय के अनुसार जब हम आगे बढ़ेंगे, तो ये भी प्रोडक्ट एक हाईली डिमांडेड प्रोडक्ट होगा। साथ ही एक 93 भी कहीं न कहीं किसी प्रकार से हॉटस्पॉट बनता हुआ सेक्टर दिखाई दे रहा है। वो इसलिए कि सेक्टर 93 के अंदर आरओएफ, ऑरिस, डीएलएफ और आशियाना आंगन, ये 4 प्रोजेक्ट अभी आ रहे हैं। उसके पास में बेस्टेक संस्कृति है सेक्टर 92 के अंदर, और इस रोड के ऊपर जेएमएस के 3 प्रोजेक्ट आ चुके हैं। कमर्शियल यहाँ तैयार खड़ा है, स्कूल यहाँ पर तैयार खड़ा है। तो कुल मिला के एक प्रोजेक्ट के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि सारी चीज़ें यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है और स्टैंड अलोन बिल्डिंग्स नहीं होगी। फिर दूसरा एक और बात भी है, लंबे स्तर पर देखा जाए, बड़े वाइडर वृहद स्तर पर देखा जाए, आज 1.25 करोड़ के अंदर गुड़गांव की किसी भी लोकेशन के अंदर प्रोजेक्ट नहीं मिलता है। आप चाहे कितनी कोशिश कर लें, चाहे कितना पुराना मकान लेने की कोशिश कर लें, कितना ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, तो आपको आना न्यू गुड़गांव में पड़ेगा अगर आपका बजट 1.25 करोड़ तक सीमित है। आप जितना देरी करेंगे, आप उतने मौके गंवाएंगे। मेरी बात चुभती हुई प्रतीत होगी, लेकिन सच्चाई से मुंह नहीं चुरा सकते हैं। अपना काम है स्पष्ट बोलना, चुभे, क्योंकि गलत बोलेंगे तो हम दोषी, सही बोलेंगे तो आपका फायदा। अब एक सवाल और आता है, डीलर तो हाइप बनाते हैं, कंपनी का माल इतनी जल्दी कहाँ बिकता है, माल तो यहाँ पड़ा हुआ है, ऐसी भ्रांति भी लोग बाग लेकर चलते हैं। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि इस देश की अंदर कुल आबादी 1.25 अरब की आबादी है। साथ ही एनआरआई भी हैं यहाँ पर बहुत बड़े तादाद के अंदर, जिनकी पेइंग कैपेसिटी है, और कुल फ्लोर है 400। डीलर को कुल 400 उम्मीदवार खड़े करने हैं, एक भावी खरीदार खड़े करने हैं। इसलिए डीएलएफ का माल बिक जाता है, क्योंकि ब्रांड इक्विटी जब इतनी बड़ी होती है, ग्लोबल स्टेज के ऊपर होती है, तो जैसे जिनको सूचना मिलती है वो एडवांस में ही चेक उठाकर रखते हैं, ताकि जिस दिन अलॉटमेंट खुलती है उस दिन अलॉटमेंट के लिए उसमें तुरंत चेक और प्रायोरिटी नंबर जनरेट हो जाता है। ये एक इनडायरेक्ट इशारा है जिसको आपको मैं बता रहा हूँ, और आप भी अपने डिसीजन को उस हिसाब से लें, क्योंकि देर करने से अच्छा है मनपसंद लोकेशन का चुनाव करना। तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई आपको निवेश को लेकर कोई हैरानी परेशानी होगी। अब अंतिम में सबसे बड़ी बात आती है कि एनआरआई भी क्यों लगा रहे हैं। एनआरआई के अंदर इसलिए लगा रहे हैं कि आज अगर एनआरआई के लिए हिसाब से देखें, 2 विपरीत परिस्थिति हो गई है। पहली विपरीत परिस्थिति हो गई है कि यूरोप के अंदर रिसेशन की दौड़ चल रही है, अमेरिका महंगाई के उससे त्रस्त हो रहा है। कहीं ना कहीं जो बहुत लंबे समय से एनआरआई इंडिया के बाहर रह रहे थे, वो कहीं ना कहीं अपना एक उपयुक्त घर का भी चुनाव एक सेफ्टी वाइज से लगाने के लिए वापस प्रेरित हो चुके हैं, पहला। दूसरा, अगर हम मुद्रा विनिमय देखें तो आज डॉलर 80 रुपये के आसपास चल रहा है। मैं यूएस अमेरिकन डॉलर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं उनको अगर पैसे वो यहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इनडायरेक्ट उनको 5 से 10% का प्रीमियम तो वैसे ही उनको मिल रहा है कि अपने डॉलर्स को कन्वर्ट कराएं इंडियन रुपये के अंदर, तो फ़ायदा मिल रहा है। सबसे अंतिम में, क्योंकि मेरी अपनी आदत है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के बारे में बात करना, ताकि कहीं अंदेशा ना रहे, क्या इसके अलावा भी बाजार के अंदर छुपे हुए कोई रिस्क हैं जहां हम लोग फंस सकते हैं, कुछ और गड़बड़ हो सकती है। हमने सब अच्छा सुना, लेकिन गड़बड़ होने वाले 2 पैमाने हैं। मैं इसको यहाँ पर स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। इस समय पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी थर्राई हुई है। वो सबसे पहला है चाइना ताइवान का टेंशन। ये कब युद्ध का रूप ले ले, इसको लेके पूरा वर्ल्ड एक टकटकी लगा के देख रहा है, क्योंकि बहुत सारी विश्व की इकोनॉमी अभी आपस में उलझी हुई है, कोरोना के बाद से उठ नहीं पाई हैं। काफ़ी सारे हमारे पड़ोसी देश कंगाल होने की स्थिति में खड़े हैं।
तो कहीं ऐसी स्थिति युद्ध होने के बाद और पूरी भयावह स्थिति रिसेशन की तरफ ना चली जाए, एक बहुत बड़ा खतरा ये बना हुआ है। दूसरा एक नेगेटिव इम्पैक्ट जिसके बारे में मैंने कुछ महीने पहले वीडियो बनाया था, वो प्रतीत हो रहा है। उसमें मैंने दोनों पॉइंट ही कवर करे थे, चाइना ताइवान वॉर, और दूसरा हमारा आरबीआई ने आज रेपो रेट को 0.5% से बढ़ा दिया है, जिससे इंटरेस्ट हमारा बढ़ गया है। क्या ये दोनों रिस्क फैक्टर इतने बड़े फैक्टर हैं कि हमें डिसीजन को पीछे पेंडिंग करना चाहिए? मेरा स्पष्ट समझना है कि बिल्कुल नहीं। इसके होने से या ना होने से हमें विशेष करके कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जहाँ तक मैं गुड़गाँव के अंदर, और ये बहुत सारे लोग सहमत होंगे जो मकान ढूँढने के लिए विज़िट्स के लिए निकल चुके हैं। जो घर बैठे भी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं उनको तो पता नहीं इस असली हकीकत का, लेकिन जो विज़िट्स कर रहे हैं पिछले 1 साल से, 6 महीने से या उससे लंबे समय से, तो वो देख पा रहे होंगे वो मकान इसलिए नहीं खरीद पा रहे हैं कि उनको उपयुक्त चुनाव के लिए चीज़ें नहीं मिल रही हैं, उपयुक्त भाव पर चीज़ें नहीं मिल रही हैं, और उनका सारा अभी तक का एफर्ट निष्फल जा रहा है। तो ये बताता है कि गुड़गाँव के अंदर बना हुआ माल पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। इन्वेंट्री ना के बराबर बची है, मनमाने रेट पर बची है। अब जो नई इन्वेंट्री का दौर आया है, उसमें अगर ये इन्वेंट्री मिल रही है, तो अगर मैं नो प्रोजेक्ट्स जो कवर करे थे अभी इससे पिछले वीडियो में, कि जो नो प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने वाले हैं, उसमें कहीं ये सस्ता प्रोजेक्ट आ रहा है, जो अफोर्डेबल की श्रेणी के अंदर आएगा। हालाँकि 1.25 करोड़ रुपए अफोर्डेबल नहीं होता हर किसी के लिए, लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली ये सबसे सस्ती टाउनशिप आ रही है। तो मैं अब इस अध्याय को यहीं ख़त्म करता हूँ। आपके कुछ और भी सवाल होंगे तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि अपने कमेंट बॉक्स के अंदर स्पष्ट लिखिए, ताकि मैं एक वीडियो और दोबारा बना सकूँ और सभी सवालों का जवाब देने का अपनी तरफ से प्रयास कर पाऊँ। जैसे ही कंपनी की तरफ से ऑफिशियल सूचना आएगी, वो हमारी वेबसाइट के ऊपर भी पब्लिश हो जाएगी और आपको भी हम लोग अपनी तरफ से सूचना दे देंगे। धन्यवाद, नमस्कार।